जय हिंद साथियों। आज का क्लास डिलेक्सिकल वर्ब गिव के ऊपर है। आज जो क्लास डिलेक्सिकल वर्ब का आप लेंगे, इसके बाद डिलेक्सिकल वर्ब के ऊपर आपकी समझ जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगी और बिल्कुल आपको जो जानकारी मिलेगा वो संपूर्णता की तरफ लेके जाएगी। जैसे गिव का मतलब हमें पता है कि गिव का मतलब देना होता है ना। गिव का मतलब देना होता है कोई वस्तु, जैसे आई एम गिविंग यू मनी, आई एम गिविंग यू टॉयज, आई एम गिविंग यू बुक्स एंड आई एम गिविंग यू अ नोटबुक, एनीथिंग। तो ये वस्तु के लिए हम प्रदान करने के सेंस में तो यूज करते हैं, लेकिन जब हम डिलेक्सिकल वर्ब के रूप में इसका यूज करते हैं तो इसके बाद हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं उस नाउन के बारे में जो जिसको ये फॉलो करेगा, जो आगे नाउन होगा। तो इनका यूज, गिव का यूज भी हम टॉकिंग के सेंस में भी कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि गिव सम इंफॉर्मेशन, गिव सम एडवाइस, सही है। या अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम गोइंग टू गिव एन एग्जाम, आई एम गोइंग टू गिव अ लेक्चर, आई एम गोइंग टू गिव एन इंटरव्यू, तो इसका मतलब क्या है। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि शिक्षक मौखिक परीक्षा लेंगे और विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा देनी है, या मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, लेने जा रहा हूं, जो हिंदी में आप समझते हैं, अंग्रेजी में ठीक विपरीत तरीके से हम इसको प्रयोग करते हैं। तो इसका जो हम गिव का एग्जाम्पल दे रहे हैं वो सिर्फ टॉकिंग के लिए नहीं है कि गिव सम एडवाइस और इंफॉर्मेशन और इंटरव्यू और एग्जाम और लेक्चर। इसका यूज हम फेशियल एक्सप्रेशन में भी करते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं फेशियल एक्सप्रेशन में कि गिव ए स्माइल, हम ऐसे ही बोल सकते हैं स्माइल प्लीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर हम डिलेक्सिकल वर्ब यूज ना करें तो हम इस बात को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मैं जो आज सेंटेंस बताऊंगा उसमें दोनों तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या डिलेक्सिकल वर्ब के बिना वो एक्सप्रेशन संभव है या नहीं है। अगर हम करते हैं दूसरे तरीके से एडवर्ब लगा के एडजेक्टिव की जगह, तो क्या उस वाक्य का मतलब वही होगा या कुछ बदल जाएगा। इनको कंपेयर करके हर सेंटेंस के साथ देखेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये डिलेक्सिकल वर्ब को आपको संपूर्णता की तरफ एकदम मजबूती प्रदान करेगा डिलेक्सिकल वर्ब के ऊपर आपको। फेशियल एक्सप्रेशन है कि गिव अ ग्रीन, गिव अ स्माइल। तो स्माइल और ग्रीन या लाफ के साथ अगर हम कुछ एडिशनल एडजेक्टिव लगाना चाहें, उसके बारे में अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहें, तो डिलेक्सिकल वर्ब के बिना ये चीजें पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा आप अफेक्शन दिखाने के लिए भी यूज करते हैं। इनका बोलते हैं ना, गिव अ किस ऑन हिज फोरहेड, ही हैज गिवन मी अ स्वीट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड स्माइल, हैप्पी लाफ्टर, लाउड लाफ्टर। तो ये जो एडिशनल बातें हम कह रहे हैं ये इसी से पॉसिबल है। ये अफेक्शन दिखा रहे हैं, या फिर टॉकिंग के लिए, या फेशियल एक्सप्रेशन है, या हीटिंग के लिए यूज अगर आप कर रहे हैं कि गिव अ पुश, बोलते हैं ना गिव अ ब्लो, गिव अ नोक। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। हाँ, ये डिलेक्सिकल वर्ब का खास तौर से आर्टिकल में हम खूब अध्ययन करते हैं कि कहाँ अ लगाना है, कहाँ द लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, मतलब जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। तो उस हिसाब से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके बिना हमारा बोलना लिखना पढ़ना तो संभव है ही नहीं। तो राइटिंग आपका बहुत ही बेहतर करेंगे। देखो, राइटिंग में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अगर आपको राइटिंग कराते हैं तो राइटिंग के साथ साथ आपका अंग्रेजी बोलना और ग्रामर का पकड़ और वोकेबलरी का पकड़, ये सब अच्छा हो जाएगा। कुछ बच्चे ने ये डिमांड किया है कि सर एक बुक भी हम लोगों को प्रोवाइड कर दीजिए ट्रांसलेशन के ऊपर, जिसमें एडवांस ट्रांसलेशन हो। तो वो भी मैं एक महीना में ये बुक ट्रांसलेशन के ऊपर भी मैं लिख रहा हूँ। कुछ ने कहा है कि सर प्रीपोजिशन के ऊपर भी पूरे तरीके से सेंटेंसेस बना के बताइए, बिल्कुल वो भी बताएंगे। कुछ बच्चा कह रहे हैं कि जस्ट सर सीएचएसएल में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है या टायर थर्ड में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें यूएफएम क्या है, अनफेयर मीन्स जो है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को इस बार रिजल्ट में मतलब अच्छा उनके पेपर के इवेल्युएशन के बाद 0 मार्क्स मिल गया है। तो स्टैंडर्ड लेटर को लिखाने के साथ साथ ये यूएफएम जो है, यानी कि जो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया रहता है पर्टिकुलर एग्जाम में कि हमें यही फॉलो करना है, तो उसी के बाउंड्री में रह के ही आपको काम करना है। तो उसके बारे में भी मैं, जब ये हम हर पार्ट्स ऑफ स्पीच का ट्रांसलेशन एक बार पूरा करें तो पूरे अच्छे तरीके से आपका जो स्टैंडर्ड प्रारूप है, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है लेटर का, वो बताएंगे। और पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से सीएचएसएल, एसएससी और बैंक के हिसाब से हमें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम अनफेयर मीन्स के लपेटे में ना आए, उससे बचे रहें एकदम बिल्कुल आसानी से। तो इन सब चीजों के बारे में हम धीरे धीरे आपको सारी जानकारी देते रहेंगे प्रैक्टिस के जरिए। तो देखिए, आज का जो एक्सप्रेशन है, शिक्षक मौखिक परीक्षा लेंगे और विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा देना है, इसके बारे में आप सोचिए और बनाइए। इसके पहले ही क्लास को आगे बढ़ाएं, थोड़ी सी जानकारी श्याम शर्मा क्लासेस के बारे में मैं आपको देना चाहूंगा। श्याम शर्मा क्लासेस कंप्लीट इंग्लिश कोर्स आपको दे रहा है, जिसमें आपका ग्रामर, वोकैब्स, रीडिंग, राइटिंग, वोकेबलरी से लेके पूरा A to Z कंप्लीट तैयारी आपका हो रहा है, रिकॉर्डेड और लाइव, यानी कि पहले का पढ़ाया हुआ वीडियो
और साथ साथ लाइव में मैं आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं और सारी किताबें भी आप यहाँ अवेल कर सकते हैं। इससे बढ़िया कोर्स आपका पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, हर टायर के लिए। चलिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। शिक्षक मौखिक परीक्षा लेंगे और विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा देना होगा। तो ये एग्जाम में भी बार बार आता है। देखिए, देने के लिए तो हम गिव कहते हैं और बोलने में भी हम वही यूज करते हैं लेक्सिकली कि हम लोगों को परीक्षा देना है। बीइंग अ स्टूडेंट हम ऐसे ही बात करते हैं कि हम लोगों को परीक्षा देना है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे टेक लगाना है। और जो एग्जाम लेते हैं यानी कंडक्ट करवाते हैं उनके लिए हम गिव का यूज करते हैं। यही बात लेक्चर के लिए भी है और यही बात इंटरव्यू के लिए है और यही बात एग्जामिनेशन के लिए है। तो शिक्षक मौखिक परीक्षा लेंगे तो यहाँ पे आपको गिव का प्रयोग करना है, ना कि टेक का यूज करना है। तो ये देखिए शब्द का अंतर हो रहा है। शिक्षक मौखिक परीक्षा लेंगे तो यहां पे लिखेंगे द टीचर, क्या लिखा हुआ है कि शिक्षक मौखिक परीक्षा लेंगे। तो अगर हम इसको लेक्सिकली बनाएंगे तो यहां पे टेक लगाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। द टीचर विल गिव, कौन सा एग्जाम लेंगे? मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा यानी कि वो मौखिक परीक्षा लेंगे। तो मौखिक के लिए वर्बल और ओरल दो हमेशा आता है। तो जब हम ओरल बोलते हैं यानी कि सिर्फ बोल के, यानी कि बोल के वो हो सकता है सवाल पूछे और आपको लिख के जवाब देना है, तो यहां वर्बल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। विल गिव एन ओरल टेस्ट, ओरल टेस्ट, ठीक है। तो यहां पे गिव लगाइएगा, टेक लगा के कई बार एरर में कर देगा और यहां पे एन लगाएंगे, गिव एन ओरल टेस्ट। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट है नाउन है और नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। वर्बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि वर्बल का मतलब पूरा शब्द से संबंधित होता है, उसमें ओरल और रिटन दोनों आ जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि आपके स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसमें वर्बल डिफरेंस है। वर्बल मतलब जो ओरल और रिटन स्टेटमेंट जो आप दिए हैं उसमें वर्बल डिफरेंस है। यानी कि जो आप ओरल स्टेटमेंट दे रहे हैं बोल के वो कुछ और कह रहे हैं और रिटन जो है वो कुछ और है, यानी शब्दों का अंतर है, नहीं वर्बल डिफरेंस है। आप ओरली कुछ कह रहे हैं यानी कि बोल के, लिखित रूप से दे रहे हैं तो रिटेन हो जाता है। तो वर्बल यहां यूज नहीं करेंगे। ओरल टेस्ट एंड द स्टूडेंट्स, क्या करना है? विद्यार्थियों को लिखित परीक्षा देना होगा। स्टूडेंट्स हैव टू, ऑब्लिगेशन बताता है, हैव टू टेक या गिव, यहां पे टेक लगाएंगे। गिव लगाएंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। विल हैव टू टेक द रिटेन टेस्ट, ठीक है। ये अगर आपने बनाया है तो बिल्कुल सही है। तो ये टेस्ट के पहले रिटेन और ओरल जो लगाया है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो अगर इंटरव्यू लेने वाला जो होता है इंटरव्यू और इंटरव्यू देने वाला इंटरव्यूअर, तो जो इंटरव्यूअर है वो क्या करेगा? इंटरव्यूअर विल हैव टू टेक द इंटरव्यू, और जो इंटरव्यू है जो कंडक्ट करते हैं वो विल गिव द इंटरव्यू, ऐसे यूज करना है। लेक्चर के लिए भी इसी तरह से। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। कृपया एक छोटा सा सही उत्तर दें। तो क्या हो जाएगा? प्लीज गिव अ शॉर्ट एंड एक्यूरेट, दो बार ए नहीं लगाना है क्योंकि ये जो आंसर है या रिप्लाई है, ये जो नाउन है एक ही है ना, उसके लिए एक ही आर्टिकल का यूज करना है। लेकिन यहाँ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन शॉर्ट और एक्यूरेट एडजेक्टिव लगाया है आंसर के लिए, नाउन के लिए, आंसर चूंकि वर्ब भी होता है लेकिन यहाँ पे नाउन है, और ये शॉर्ट और एक्यूरेट जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। और गिव हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही यूज करते हैं और उसी में मीनिंग के हिसाब से हम इसको डिलेक्सिकल कह रहे हैं, क्योंकि नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना हमारे लिए सहज हो रहा है। कृपया, अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं, आंसर का मतलब क्या होता है? उत्तर देना। तो जो मीनिंग इसका है वही मीनिंग यहाँ पे है, इसका कुछ अलग से मीनिंग नहीं है। कृपया, हम इसको ऐसे अगर अपने हिसाब से लगाएं, ये एडिशनल एडजेक्टिव ना लगा के, तो हम कह सकते हैं ना प्लीज आंसर। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ये हमारा वर्ब हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज आंसर शॉर्टली एंड एक्यूरेटली, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन यहां जो शॉर्टली और एक्यूरेटली जो है ये वर्ब के लिए आया है, ये एडवर्ब है, और यहाँ पे शॉर्ट और एक्यूरेट एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है ना, ये वर्ब के से डायरेक्ट लिंक कर रहा है, वर्ब को डायरेक्ट रेफर कर रहा है कि आंसर दें। कैसे दें? शॉर्टली दें। शॉर्टली यानी कि ब्रीफली, BRIEFLY, ब्रीफली का मतलब संक्षिप्त रूप से दें, संक्षिप्त रूप से आंसर दें और सही रूप से आंसर दें। तो यहाँ पे ये वर्ब को
ये के बारे में ये क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन यहाँ पे नाउन के बारे में ये कुछ कह रहा है, यहाँ पे नाउन बन के आया है। तो आंसर कैसे दिया जाए, आंसर संक्षिप्त रूप से दिया जाए और सही तरीके से दिया जाए। तो इसका मतलब है कि सही तरीके से दिया जाए, वे सही होना चाहिए देने का, और जो भी आंसर आप दे रहे हैं वो संक्षिप्त रूप से दें। और यहाँ पे जो है डायरेक्ट नाउन को रेफर कर रहा है कि छोटा जवाब चाहिए और सही जवाब चाहिए, शॉर्ट एक्यूरेट तरीके से नहीं, जवाब सही होना चाहिए। तो दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिलेक्सिकल वर्ब के बगैर हम नाउन को डेकोरेट नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, अपने ओपिनियन को उस नाउन के बारे में सही से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो डायरेक्ट ये वर्ब से कनेक्ट हो रहा है और ये नाउन से कनेक्ट हो रहा है। तो ये फर्क हो जाता है, डिलेक्सिकल वर्ब का यूज हमें करना ही करना पड़ेगा। सही है। चलिए अगला सेंटेंस देखिए, और इसको भी दोनों तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, डिलेक्सिकली और लेक्सिकली। तो अब दोनों में क्या फर्क हो जाता है, जरा देखिए इनको। यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने मुझे संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी दिया था। यहाँ जानकारी नाउन के रूप में है। तो अगर मैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा कि ही गेव मी अ शॉर्ट बट यूजफुल इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ए लगाए हैं, ये स्पेसिफिक टाइप का इंफॉर्मेशन दिया था। वो कैसा था, शॉर्ट था और यूजफुल था। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लगाने में सक्षम हुए हैं। यहाँ लेक्सिकली यूज किया है। इंफॉर्मेशन सूचना दिया उसने। अब इसी को अगर मैं वर्ब के रूप में बनाता हूं कि ही इन्फॉर्म्ड, इसको वर्ब बना दिया, ही इन्फॉर्म्ड मी शॉर्टली एंड यूजफुली। तो अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों का मतलब एक नहीं है। यहाँ पे वह मुझे सूचित किया, संक्षिप्त रूप से सूचित किया, यानी कि वो जानकारी अधूरा था, पूरे अच्छे से नहीं दिया, और जानकारी जो दिया वो शॉर्टली था लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से दिया, महत्वपूर्ण तरीके से दिया, यूजफुल तरीके से दिया। तो ये वर्ब को रिलेट कर रहा है ये दोनों, यानी कि वर्ब के तरीके को बता रहा है। लेकिन जबकि यहाँ पे ये जो यूजफुल और शॉर्ट है, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि महत्वपूर्ण बातों को कह पा रहा है। तो डिलेक्सिकल वर्ब जहां यूज करना है वहां हम एडवर्ब का यूज करते हैं, तो मीनिंग में अंतर आ जाता है। इसलिए डिलेक्सिकल वर्ब का यूज किए बिना अंग्रेजी बोलना, लिखना, पढ़ना या फिर ग्रामर हमारा अधूरा रहेगा। चलिए एक बार फिर से कोशिश करिए दोनों तरीके से बनाने का कि डिलेक्सिकल वर्ब के अलावा क्या अल्टरनेटिव है जिससे हम इस वाक्य को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं, तो खुद से बनाइए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। क्या होना चाहिए बताइए। आई एम गिविंग यू लास्ट वार्निंग, आई एम गिविंग यू लास्ट वार्निंग। ठीक है, आई एम गिविंग यू लास्ट वार्निंग। तो यहाँ पे वार्निंग हमारा नाउन हो गया, और इस नाउन के बारे में ये जो लास्ट है ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन का विशेषता तो एडजेक्टिव ही बता सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और एक वाक्य और मैं लिख रहा हूं, दोनों का मतलब बताइएगा। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि आई वार्न्ड हिम लास्टली, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब सीधा वर्ब को रिलेट करेगा और ये एडजेक्टिव जो है नाउन को रिलेट करेगा। तो इसका मतलब हुआ, आप समझ पा रहे हैं कि मैंने उसे चेतावनी दिया आखिरी, मैंने उसे आखिरी चेतावनी दिया, उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ के बाद तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। इसका असर ये निकल रहा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि आई वार्न्ड हिम लास्टली, मतलब मैं उससे परेशान आ गया था और आखिरकार मैंने वार्निंग दिया, आखिरकार वार्निंग दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वार्निंग के बाद कुछ और सेंस निकल रहा है, इससे बिल्कुल अलग सेंस निकल रहा है कि मैंने उसे आखिरकार तंग आके चेतावनी दिया और चेतावनी देके छोड़ दिया। और यहाँ है कि मैंने लास्ट वार्निंग दिया, यहाँ पे नाउन को डायरेक्ट एकदम स्ट्रेस डाल रहा है कि लास्ट वार्निंग है, इसके बाद कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होगा। तो जाहिर सी बात है कि नाउन को ये डेकोरेट कर रहा है और ये वर्ब को डेकोरेट कर रहा है, ये दोनों के मीनिंग में फर्क तो आएगा ही। जब एक नाउन के लिए आ रहा है, एक वर्ब के लिए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है मीनिंग में बहुत अंतर आ रहा है, भाव में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। समझ रहे हैं लेक्सिकल वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सेंटेंस बनाइए दोस्तों। ये फेशियल एक्सप्रेशन या अफेक्शन सबके लिए यूज करते हैं। उसने मेरे ललाट पर एक चुंबन दिया था और एक प्यारा हग भी। तो ही गेव मी अ लॉन्ग किस, ये अफेक्शन भी दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, किस, स्माइल, स्ट्रोक,
a long kiss and a lovely या वार्मली हग टू। तो यहाँ ए हग जो है ये नाउन है, किस यहाँ नाउन है, और इन दोनों के बारे में कुछ और एडिशनल बातें या कुछ और भी हम चाहें, वार्मली एंड लवली, अगर हम यहाँ चाहें तो ये भी लिख सकते हैं वार्मली एंड लवली, वार्मली एंड लवली, यानी कि दो जानकारी दिया, तीसरा भी हम दे सकते हैं। तो जितना चाहे उतना इंफॉर्मेशन हम दे पाते हैं जब इसको हम डिलेक्सिकली यूज कर रहे हैं। यानी इसका मतलब यही हुआ ना कि वह मुझे किस किया, लेकिन वो लंबा किस किया ये बात हम नहीं कह सकते। हम ऐसे कह तो सकते थे कि ही किस्ड मी, और कहां पे किया, ही गेव मी अ लॉन्ग किस ऑन द फोरहेड, ऑन द फोरहेड, ठीक है। तो ही किस्ड मी ऑन द फोरहेड, यहां तो हमने बोला इसको वर्ब बना के, यहां नाउन बना के यूज किए थे। ही किस्ड मी एंड हग्ड मी, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ही किस्ड मी एंड हग्ड मी। अब ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम नाउन बना के दे पा रहे हैं कि वार्मली, लवली और लॉन्ग, ये हम यहां पे लिखेंगे तो मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा। बता सकते हैं लेकिन एडिशनल बातों को जोड़ने के लिए हमें डिलेक्सिकली इनका यूज करना पड़ेगा। तो 5 ऐसे डिलेक्सिकल वर्ब हैं जिसमें मैंने आपको बताया है हैव के बारे में, टेक के बारे में, और पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था। कौन सा डिलेक्सिकल वर्ब था जिसके बारे में हमने पढ़ा था टिक के बारे में। एक और है गो, उसके बारे में ही मैं बताऊंगा। डिलेक्सिकल वर्ब गो का भी हम यूज करते हैं, लेकिन उसका मीनिंग में क्या फर्क हो जाता है, गो के बाद हम जीरन क्यों लगाते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। चलिए इस सेंटेंस को भी दोनों तरह से बनाने की कोशिश करें। एक तो नाउन के रूप में इसको यूज कर रहे हैं डिलेक्सिकल वर्ब के साथ, और एक डायरेक्ट वर्ब बना के देखेंगे, और मीनिंग में क्या डिफरेंस आएगा वो आप समझने का कोशिश करिए। इससे आपको पता चलेगा कि डिलेक्सिकल वर्ब हमें यूज करना, समझना क्यों जरूरी है। यह है कि उसने उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया, तो ही गेव, जोरदार के लिए यहां लिखिए फोर्सफुल पंच, कहां पे, ऑन हिज फेस, हिज यहां दूसरा कोई व्यक्ति है उसके चेहरे पर, ऑन हिज फेस, ठीक है। तो यहां फेस नाउन है और उसके लिए ये तो नाउन हो गया हमारा ऑन हिज फेस, और यहाँ पे पंच हमारा ये भी नाउन है, और ये हमारा एडजेक्टिव है। कैसा पंच, जोरदार पंच। और इसके अलावा है कि और हल्का धक्का भी दिया, एंड अ स्लाइट पुश टू, या टू की जगह एज वेल भी लगाएंगे, एक ही बात है, दोनों का मतलब भी होता है लास्ट में। वर्ड जिसको हम इसके पहले रख रहे हैं इसको इक्वलिफाई करेगा, पहले वाले वर्ड को, एज वेल और टू। तो यहाँ पे पुश जो है नाउन है, और नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्लाइट हल्का सा पुश दिया, और लेकिन पंच जो है जोरदार दिया, तो ये भी नाउन है, ये भी, और ये भी नाउन है, दोनों के लिए एडिशनल बातें यहां से हम कह रहे हैं। इसी को अगर मैं चाहूं कि अगर वर्ब बना के यूज करूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ही पंच्ड फोर्सफुली, ही पंच्ड फोर्सफुली, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड पुश्ड स्लाइटली, he punched him forcefully, he punched on his face forcefully, and pushed him slightly। तो एडवर्ब लगा सकते हैं क्योंकि दोनों विशेषता बताने का काम है, लेकिन दोनों का कार्य चूंकि अलग है। यहाँ फोर्सफुली डायरेक्ट यहाँ वर्ब के लिए आया है, स्लाइटली डायरेक्ट यहाँ वर्ब के लिए आया है। यहाँ पे पुश नाउन था, यहाँ पे पुश वर्ब है, यहाँ पे पंच वर्ब है, और यहाँ पे पंच नाउन था, और यहाँ पे स्लाइटली और फोर्सफुली एडवर्ब है, और यहाँ फोर्सफुल और स्लाइट जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो वो पंच मारा कैसे, पूरे जोर से मारा उसके चेहरे पे, ठीक है। और कैसे पुश किया, हल्का सा पुश किया, हल्के तरीके से पुश किया। तो यहाँ पे ये दोनों डायरेक्ट लिंक हो रहे इससे, और यहाँ से समझने के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा एक जैसा लगे, लेकिन दोनों का लिंक अलग अलग है। चूंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि वो पंच फोर्सफुली मारा उसके चेहरे पे, ठीक है ना, पूरा जोरदार तरीके से मारा। तो मारा कैसे इसको बता रहा है, धक्का कैसे दिया इसको बता रहा है, और कैसा धक्का था नाउन के रूप में हम यूज कर रहे हैं, तो हम एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं। और हम यहाँ चाहें तो 4-5 और इंफॉर्मेशन हम इस नाउन के बारे में लगा सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, उसने मुझ पर सरसरी नजर डाला और एक प्यारा सा मुस्कान दिया। तो ही गेव अ ग्लांस एट मी एंड
अ लवली स्माइल टू। ठीक है, सही है। स्माइल नाउन है और यहाँ पे एडजेक्टिव है, और इसी को हम दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ही गेव एन वर्ड आई व्यू एट मी एंड स्माइल्ड लविंगली टू। इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए अगला सेंटेंस, चलिए दोस्तों अगला सेंटेंस देखिए, सिक्योरिटी गार्ड एक लंबा सीटी बजाया था। तो यहां पे लिख सकते हैं कि द सिक्योरिटी गार्ड gave a long whistle। ठीक है, या हम इसको अगर हम एडवर्ब के जरिए अगर बनाएं कि द सिक्योरिटी गार्ड, इसको हम दूसरे तरह से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द सिक्योरिटी गार्ड, यहां तक ठीक है, और इसके बाद हम लिख सकते हैं कि विसिल्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। ऐसे भी बना सकते हैं, लंबे समय तक के लिए। तो ये थोड़ा सा मतलब अलग हो जाता है, ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन एडवर्ब हो गया और वर्ब को क्वालिफाई किया, जबकि यहाँ पे लॉन्ग जो है डायरेक्ट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, उसने जोरदार हंसी दिया। तो आप डिलेक्सिकल वर्ब के जरिए बता सकते हैं कि ही गेव अ लाउड लाफ, ही गेव अ लाउड लाफ। और अगर हम लाउड एडजेक्टिव है यहाँ पे और लाफ यहाँ पे नाउन है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बनाऊं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ही लाफ लाउडली। तो ये लाउडली एडवर्ब होगा, वर्ब को डेकोरेट करेगा, और ये लाउड एडजेक्टिव है, नाउन को डेकोरेट करेगा। ये फर्क है दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उसने दर्द भरा चीख निकाला। बनाइए दोनों तरीके से तो कैसे होगा, यहाँ कितना आसान सहज तरीके से बोल सकते हैं, ही गेव अ दर्द भरा पेनफुल, he gave a painful shout, he gave a painful shout। या हम एडवर्ब के जरिए बताएं तो ये हो जाएगा he shouted painfully। कैसे कर रहा, दर्द भरा, भरे तरीके से। तो ये पेनफुल वर्ब को डेकोरेट कर रहा है और ये एडजेक्टिव नाउन को डेकोरेट कर रहा है। दोनों में ये फर्क है और दोनों के मीनिंग में जरा सा फर्क आ जाएगा। तो इस तरह से डिलेक्सिकल वर्ब के बारे में आपने समझा कि डिलेक्सिकल वर्ब वो वर्ब है जिसका अपना कोई मतलब नहीं है, सीधा नाउन से मतलब है। यहाँ हम बोल सकते हैं साउट का मतलब चिल्लाना होता है, ही गेव अ पेनफुल साउट, इसका कोई खास मतलब नहीं है, उसने चिल्लाया। कैसे चिल्लाया, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम नाउन बना के बोल रहे हैं तो एडिशनल बात कहना हमारे लिए थोड़ा सहज हो जा रहा है, कन्वीनियंट हो जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप से पूरा रिकॉर्डेड क्लास पढ़ें, जिसमें पूरा ग्रामर तरीके से बताया हुआ है सब कुछ, और मैं ट्रांसलेशन में लिखने पढ़ने बोलने में भी इसको कैसे यूज करते हैं, इसलिए मैं डिस्क्रिप्टिव क्लास आपका शुरू किया हूं, ताकि यूपीएससी के बच्चे, एसएससी टायर 3 के बच्चे, सीएचएसएल सेकंड पेपर जो होता है डिस्क्रिप्टिव, या बैंक पीओ के होता है, या स्टेट पीसीएस के बच्चे हैं, उनको अब तकलीफ ना हो अंग्रेजी लिखने पढ़ने में, जो धीरे धीरे आपको मैं बेहतर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।